कंजंक्शन और कनेक्टर उर्फ कनेक्टर्स। मतलब होता है इसका, जब दो फ्रेजेस, दो नाउन्स, दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को जो ऐड ऑन कर दे और उसका मीनिंग प्रॉपर निकाल के दे, उसको हम कनेक्टर्स या कंजंक्शंस कहते हैं। वह हमारे इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि आपके लिए नॉर्मल यूज में आता होगा एंड, बिकॉज, ये सब क्या है, जनरल क्या है, कंजंक्शंस है। चलिए गाइस, तो इसी के साथ आपको बता दूं कि मैं नीरज सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अंग्रेजी गुरुजी में। अगर सीखना है अंग्रेजी तो फॉलो अंग्रेजी गुरुजी। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स, जिससे आपका दिमाग और शार्प हो और इंग्लिश के अच्छे वीडियोस मिलते रहे आपको। ठीक है, तो आपको चलिए रोलर कोस्टर राइड पे लेके जाते हैं कंजंक्शंस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कंजंक्शन या तो वर्ड होता है, एक वर्ड में भी होता है, कभी कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। गाइस, आपको बताऊंगा, धीरे धीरे समझाते हुए चलूंगा। तो उसके बारे में बता दूं कि यह क्या करता है, या तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्ड्स को या फ्रेजेस को या क्लॉज और सेंटेंसेस को ऐड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की आपको कोशिश करता हूं, नीदर शीतल नॉर रीमा हैज अटेंडेड द सेमिनार। अब यहां पे देखोगे, यहां पे भले यहां पे यू कर दिया मैंने, अब ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, नीदर नॉर से उन्होंने सीता और रीमा को जनरली कनेक्ट कर दिया। फिर लेजेंडरी डांसर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फोक म्यूजिक, तो ऑल्सो ने क्या कर दिया, अगेन दो सेंटेंस के दो पार्ट से उसको कंबाइन करके एक प्रॉपर मीनिंग दे दिया। ठीक है गाइस, तो अब हम इसके टाइप समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कंजंक्शंस के टाइप्स होते हैं, वो स्टीरियोटाइप नहीं कि हाँ भाई कंजंक्शन बस वही होता है, जोड़ने वाला कुछ एंड ले लो, बट ले लो, बस उससे चल जाएगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं। फॉर होता है, लोग समझते हैं कि बस वही कंजंक्शंस है। एनीवे, समझाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। कंजंक्शंस के चार टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वर्ड्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वर्ड्स, फिर आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड्स आता है, और फिर आपका कंजंक्टिव एडवर्ब्स आता है गाइस। चलिए, तो अगले पड़ाव पे चलते हैं, हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स को समझने की हम कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन वर्ड्स क्या होता है, यह क्या करता है, एलिमेंट्स, जब एक सेंटेंस में दो एलिमेंट सेम टाइप के होते हैं, मतलब दोनों का वेटेज सेम होता है, बट क्या करता है, उसको जनरली ऐड करने में यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मदद करता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स आर ओनली 7, सिर्फ 7 होते हैं, और लोग उसको याद करने के लिए एक बहुत ही प्रॉपर डिवाइस यूज करते हैं, जिसको हम निमोनिक डिवाइस कहते हैं। ऐसा डिवाइस जिसको कि किसी भी चीज को आसानी से ग्रैब कर लिया जाए, याद कर लिया जाए। तो वह जो है हमारा निमोनिक डिवाइस है वह उसको हम बोलते हैं फैन वॉइस। सो फैन वॉइस से समझने की कोशिश करते हैं। फैन स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये साफ दिख रहा होगा आपको। ए स्टैंड्स फॉर एंड, एन स्टैंड्स फॉर नॉर, बी स्टैंड फॉर बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई स्टैंड्स फॉर येट, एस स्टैंड्स फॉर सो। सो गाइस, इस तरीके से फैन वॉइस आपका इस तरीके से आप फैन वॉइस से रिलेटेड जो भी उसका कंजंक्शंस है वो आप आसानी से याद कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ध्यान रखना, दीज वर्ड्स व्हेन यूज्ड टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो अलग अलग क्लॉजेस को जब भी यह ऐड करने के काम आता है, तो हमेशा कॉमा उसके पहले, लाइक कॉमा विल प्रीसीड इट, इट मस्ट बी प्रीसीडेड बाय कॉमा, कॉमा उसके पहले आएगा। मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब ऐड करेगा तब, कब, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करेगा तब। ठीक है, अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव हमारा आता है, अब थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे यह आपको हेल्प करेगा। ये देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स है यहां पे, जिसमें कि आपको सारे टाइप्स दिख जाएंगे और इसके एग्जाम्पल्स है प्यारे बच्चों। फॉर, फैन वॉइस याद है ना, तो फॉर से रिलेटेड एक सेंटेंस फॉर्म करके देखते हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर हैं तो कैसे आप करिएगा, मतलब दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं तब की बात कर रहा हूं। देखो, ही नीड्स टू फाइंड अ जॉब, देखो आगे भी एक फिर अनदर प्रॉपर सेंटेंस है, ही इज अनएम्प्लॉयड, तो उसके लिए फॉर अगर आपने यूज किया है तो क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो फॉर
प्रीसीड करेगा कॉमा के बाद। तो कॉमा से पहले प्रीसीडेड फॉर से पहले कॉमा आना ही चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा, अदरवाइज गलत, टाटा बाय बाय हो जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। सो गाइस, समझ आया आपको? फिर उस तरीके से आप देखोगे एंड से एक सेंटेंसेस जनरली यूज करते हैं हम। नॉर से एक सेंटेंस हमने बनाया हुआ है, ये देख लेना, नीदर नॉर के साथ। फिर हमने बट से एक सेंटेंस बनाया हुआ है, शी स्कोर्ड गुड मार्क्स बट शी इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये आपको समझ आया गाइस? उसके बाद और से हमने एक सेंटेंस बनाया, विच फ्रूट डू यू लाइक, मैंगो और एप्पल। येट से बनाया, शी डांसेस वेल येट शी हेजिटेट्स। तो येट से देखो यहाँ पे दो सेंटेंसेस जनरली एड ऑन करने के काम आया। ही इज अनवेल सो ही विल नॉट कम विद अस टू द मूवी। ठीक है, वह अनवेल है इसलिए वो मूवी हमारे साथ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ आया अच्छे से? अगर कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछिएगा जरूर प्यारे बच्चों। ठीक है गाइस, ओके। ठीक है, आपको सब समझ में आ गया? ओके, कोई परेशानी हो तो पूछिएगा, फिर मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब आपको बता दूं कि गाइस अब हम बात कर रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स की। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड क्या करता है? एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। अगर एक सेंटेंस में मान लो कि दो सेंटेंसेस बन रहा है, उसमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। मतलब देखो, एक जनरली क्या होता है कि अगर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होता तो दोनों का वेटेज सेम होता है। तो जब भी आप देखते हो सेम वेटेज का बंदा होता है तो लड़ाई करके अपने में ही मर जाता है, तो उससे लाइफ प्रॉपर नहीं चल पाती और उससे एक प्रॉपर मीनिंग नहीं मिल पाता लाइफ को। तो उसने इसलिए हमारे इंग्लिश के इंटेलेक्चुअल्स ने क्या किया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स की उत्पत्ति की। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि एक को थोड़ा सा डाउन कर दिया, मतलब एक को डिपेंडेंट कर दिया, दूसरे को इंडिपेंडेंट कर दिया, एक को इंपॉर्टेंट कर दिया और दूसरे को मतलब इंपॉर्टेंट कर दिया, दूसरे को लेस इंपॉर्टेंट कर दिया, और इससे एक सेंटेंस का प्रॉपर बैलेंस बना दिया और सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकाल के दे दिया गाइस। ठीक है, समझने की कोशिश करो। इट जॉइंस द डिपेंडेंट वर्ब क्लॉज विद डिपेंडेंट क्लॉज। वही बात हो गई। इससे क्या होता है, अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के बजाय यह क्या करता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एक को थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट कर देता है और फिर सेंटेंस का प्रॉपर वेटेज बन जाता है, प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है। जैसे कि आई विल ड्रिंक मिल्क आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट। तो आपको साफ साफ समझ आ रहा होगा कि आई विल ड्रिंक मिल्क एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब ड्रिंक मिल्क करना अनिवार्य है, ड्रिंक मिल्क करना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए वह इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। फिर आता है आफ्टर। तो आफ्टर हैविंग दिस चॉकलेट, तो ऑब्वियस चॉकलेट इज सेकेंडरी स्टफ, दूध पीना अनिवार्य है। उसने लगा चॉकलेट खिला दो प्लीज, तब दूध पीऊंगा। ठीक है, तो मतलब मेन काम दूध पीना ही है। तो आई होप इससे आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। अब आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के काफी प्रकार हैं। तो उस प्रकार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रिसाइजली पढ़ना पड़ेगा। एक एक अगर मैं बताने बैठूंगा तो इट विल टेक टाइम। इससे रिलेटेड, सबसे रिलेटेड मैंने एक एक सेंटेंस फ्रेम कर दिया है, तो मैं आपके रास्ते से हट जाता हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई परेशानी हो तो मेरे से पूछिएगा जरूर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैसे सेंटेंस फ्रेम हुआ है उसको देखिएगा। और आप लोग भी जितने भी कंजंक्शन अभी तक मैं करा चुका हूं, इससे रिलेटेड सेंटेंस जरूर फॉर्म करिएगा। अगर नहीं करेंगे सेंटेंस फॉर्म तो भूल जाइएगा और यह किसी भी यूज का नहीं रहेगा प्यारे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए अगले पड़ाव पे। फिर इससे अभी और भी आपको मिलेंगे कंजंक्शंस। देखो बिकॉज, बिफोर, इवन, इवन इफ, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। सबसे रिलेटेड मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है, देखिए और इससे सीखिए और सेम इस तरीके से कुछ रिलेटेड सेंटेंस फॉर्म फ्रेम करिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा एक चीज बता दूं ध्यान से गाइस कि लेस्ट एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, उसके साथ शुड जरूर आना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो, दूसरा हेल्पिंग वर्ब यूज मत करना है इसके साथ, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इजी, आपको दिख रहा होगा और एक प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है गाइस, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं हम आगे। आगे है फिर से आपको कुछ और आ गया,
ये सारे क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शन वर्ड्स हैं। तो सारे एक बार देख लीजिए और इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर फटाफट आप मेरे को बताइएगा जरूर अगर कोई परेशानी हो तो। ठीक है गाइस, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बढ़े, हो गया, बेहतर है। आइए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़े आगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। ठीक है, अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस होता क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, दिस वर्क। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन थोड़ा समझने की कोशिश करो। रिलेशन क्या होता है, परस्पर संबंध होना। कोरिलेशन मतलब एक दूसरे की मदद करना म्यूचुअली, म्यूचुअली मतलब एक मदद कर रहा है तो दूसरा देख रहा है, ऐसा नहीं, दूसरे को भी मदद करना चाहिए। तो उस संदर्भ में आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। ध्यान से बता दूं कि कंजंक्शन बहुत हेल्पफुल है, आपके स्पॉटिंग एरर्स में बहुत बहुत रोल, इंटीग्रल रोल प्ले करता है। तो इस पे प्रिसाइजली अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है दिस वर्क इन पेरिस, दिस वर्क इन पेयर्स, oh God, what I am reading। कोरिलेटिव मतलब ये हमेशा क्या करते हैं कि पेयर में काम करते हैं। ठीक है, और क्या करता है ये, टू ज्वाइन क्लॉजेस और सेंटेंसेस, मतलब क्लॉजेस और सेंटेंसेस जोड़ने के लिए हमेशा पेयर में काम करते हैं। जैसे कि ईदर और, नॉर्मली आप लोग सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ध्यान रखिएगा इसके साथ ये आना ही चाहिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। नो सूनर, ठीक है, देन हमेशा आना चाहिए साथ में। उसके बाद द टेबल बिलो इलस्ट्रेट्स द लिस्ट ऑफ कंजंक्शन कन्वर्टेड अंडर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड थोड़ा एग्जांपल और भी गिवन है, आप इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जैसे कि ध्यान रखिएगा एज साथ में आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने साथ में नहीं रखा तो वो परेशानी होगी उसको। बोथ एंड आना चाहिए साथ में। सेंटेंस देख लीजिए, बोथ एंड टीम्स, बोथ द टीम्स एंड देयर कोचेस वर्कड हार्ड। तो ये इसका एक रियल संबंध है, तो वो दोनों को साथ में रखिएगा तो सेंटेंस सही होगा। इधर और को जरूर रखना पड़ेगा, हार्डली वेन को रखना पड़ेगा, नीदर नॉर को रखना पड़ेगा, नो सूनर देन को रखना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस पूछेंगे पेपर में, तो जब तक आप प्रिसाइजली प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो फंसिएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट्स जरूर बनाइएगा, नहीं बनाइएगा नोट्स, ठीक है, तो हो जाएंगे आपको प्रॉब्लम्स। ठीक है, आइए और भी कुछ है, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को साथ में जरूर रखना है। नॉट ओनली शुड यू मगअप फॉर एग्जाम, मतलब मगअप का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेज जिसका मतलब अच्छे से मला पढ़ाई करना। बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है गाइस, तो वेदर और को एक साथ यूज करते हैं हम, द मोर, फिर द मोर को दो बार एक साथ। फिर आपको बता दूं कि सो और एज को एक साथ यूज करते हैं, सच और दैट को यूज करते हैं जनरली। तो इस सेंटेंसेस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, पूछेंगे। रेदर और दैन को यूज करते हैं साथ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। अब हम बात करते हैं लास्ट, ये है हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब्स। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं आपको थोड़ा सा और इसको समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है देयर आर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड्स। इसको हम ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन क्या करता है, चीजों का थोड़ा प्रारूप चेंज कर देता है, उसमें इफेक्ट ला देता है, उसमें और भी एक लश्कर भर देता है, रंग भर देता है। तो वही काम है इनका। तो देखो बताते हैं आपको, देखिए दे ज्वाइन सेंटेंसेस और वर्ड्स और फ्रेजेस जस्ट लाइक वर्ड्स ऑन द स्टैंडर्ड कंजंक्शन लिस्ट कैन। ठीक है, जनरली जो और कंजंक्शन करते हैं, बट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ सच टाइप इंक्लूड इन एडिशन। देखो इन एडिशन, एज अ रिजल्ट, हाउएवर, हेंस। ठीक है, इस तरीके से कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको आपके वर्ड्स में ही आते हैं इस तरीके के कंजंक्शन। देखो जैसे कि गो थ्रू द लिस्ट टू अंडरस्टैंड द एडवर्बियल कंजंक्शंस। इसको समझने की कोशिश करिए। अब देखो लिस्ट है यहां पे, इसको ध्यान दीजिएगा। आफ्टर ऑल, जैसे बोलते हैं ना कि आफ्टर ऑल एवरीथिंग गॉट ओवर, यानी आफ्टर ऑल द एफर्ट्स वी पुट इन द रिजल्ट वाज नॉट अप्रिशिएबल।
क्योंकि हमने इतना अच्छा एफर्ट डाला फिर भी वह अप्रिसिएबल नहीं हुआ, वह बड़ाई या एप्रिसिएशन का पात्र नहीं बना। एनीवे, एज अ रिजल्ट से सेंटेंस जनरली कैसे फ्रेम करेंगे देख लीजिए। एज अ रिजल्ट ऑफ द न्यू जॉब ही रीलोकेटेड टू अ न्यू सिटी। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब निकल के आता है। कंसिक्वेंटली, परस्पर, फाइनली, फॉर एग्जाम्पल, फर्दर मोर, हेंस। तो ये सब जनरली लाइफ में यूज होता है, बट आपको यह नहीं पता होगा कि किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से कहाँ यूज करेंगे, या ध्यान रखिएगा कहाँ पे कॉमा होगा, किसके साथ होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की मैंने बहुत हद तक कोशिश की है। स्टिल कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करके। ठीक है गाइस, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा आपका, जैसे कि हाउ एवर, इन एडिशन, इन फैक्ट, इन डीड, इन स्टेड। जैसे कि वी कुक्ड एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट। कितनी बार हम यूज करते हैं जनरली, बाहर जाने के बजाय हमने क्या किया, घर पे ही खाना पका लिया। लाइकवाइज, ठीक है, शी वाज लाइकवाइज डिसाइडेड टू गो ऑन अ टूर ऑफ यूरोप। मतलब जितना वो था थोड़ा कुछ हद तक वह भी खुश थे। मीनवाइल, इंसिडेंटली, ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द। तो आपको एक चीज बताऊं गाइस कि ये सब आपके ये क्या है, कंजंक्शन के जो टाइप्स थे उसको अच्छे से याद करिए, इससे रिलेटेड सेंटेंस जरूर बनाइए, नहीं तो भूल जाओगे और कोई फायदा नहीं होगा। या 2 स्लॉट में वीडियो से नोट्स बनाओ, या एक बार देख के बना लो, और फिर जैसे कि 10 सेंटेंस बना लिए, फिर 10 बना लिए, फिर मिला लो, इनसे थोड़ा हेल्प लो और क्रैक करो, मेहनत करो गाइस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं, वह मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो ऐसा करिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, चाहे तो आप एक बार इसको साथ में करते हुए चलिए, परेशानी होगी तो पूछ लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लेते रहिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन का रूल सीखना। अगर कंजंक्शन का रूल नहीं सीखा तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे मित्रों। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है और कैसे करना है, ध्यान दो। रूल नंबर 1 क्या कहता है, द कंजंक्शन सो एज एंड एज यूज्ड इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन। एज और सो एज कंपैरिजन को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यूज होता है। आपने एज देखा था ना पीछे, सो एज देखा था ना, तो उसका बहुत बच्चों के अगर दिमाग में आया कि कैसे यूज करें, तो उसके लिए आपके प्रश्नों का जवाब यहां पे है मेरे दोस्तों। ओके, बट सो एज, अब ध्यान दो, ट्विस्ट है, सो एज इज यूज टू निगेटिव सेंटेंस। सो एज निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, वहीं एज क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को, उसके लिए यूज होता है। जैसे कि एज यू बिहेव सो यू हैव टू बेयर। ठीक है, जैसा तुम बिहेव करोगे उसी तरीके से तुम्हें झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज हो गया। शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू, शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज यू। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया, शी इज एज ब्यूटीफुल एज यू, इस तरीके से सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के तौर पे हो गया। ठीक है, तो समझ आया होगा। रूल नंबर 2 देखिए, द कंजंक्शन बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड। ये आपको बता चुका था मैं कि बोथ के साथ एंड आएगा ही आएगा। बोथ रजत एंड मीरा वेंट, बोथ रजत एंड मीरा वेंट फॉर शॉपिंग। समझ आया क्या रिलेशन है दोनों का? ओके, शी इज बोथ प्रिटी एंड इंटेलिजेंट। समझ आया? इस तरीके से आपने बोथ ऑन और एंड को यूज कैसे करना है। लेस्ट इज नेगेटिव वर्ड, हमें ध्यान रखिएगा, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है गाइस। लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड and is always followed either by should or first form of the verb। तो ये हमेशा या तो अगर verb helping verb चाहिए तो should आएगा, नहीं तो verb का first form आएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। ध्यान रखिए, रिमेंबर द वर्ड्स बट, नो, नेवर, कैन नॉट बी यूज्ड विद लेस्ट। यह इसके साथ यूज नहीं करना है, करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, डांस केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। क्लियर है? डांस केयरफुली लेस्ट शी फॉल्स। तो इस तरीके से या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या शुड यूज करना है। क्लियर है? हाउ सिंपल वाज दैट। चलिए प्रेपोजिशन के अगले रूल पे आते हैं। प्रेपोजिशन का अगला रूल क्या कहता है दोस्तों? कहता है द कंजंक्शन दो
ऑल्दो इज ऑलवेज फॉलोड बाय कॉमा और येट। दो या ऑल्दो के बाद या तो कॉमा आता है या येट जरूर आता है। जैसे कि दो शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट शी डिड नॉट क्रैक द एग्जाम। क्या कहते हैं कि अब देखोगे दो शी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, उसके बाद इन्होंने कॉमा जरूर लगाया, शी डिड नॉट क्रैक द एग्जाम। अब देखो यहाँ पे ऑल्दो द डायमंड्स आर कॉस्टली, तो अगर कॉमा नहीं लगाया तो यहाँ पे येट लगा दिया। क्लियर है? येट पीपल बाय दे बिकॉज इट एड्स टू स्टेटस, राइट। यद्यपि हीरा महंगा है फिर भी लोग खरीदते हैं जिससे कि उनका स्टेटस बढ़ता है, राइट। दिखावा करने में मजा आता है ना। ओके गाइस, बढ़ते हैं अगले रूल पे। अगला रूल क्या कहता है? अनलेस एंड अनटिल इज नेगेटिव वर्ड्स। ध्यान रखिएगा ये दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो अनलेस इज एक्शन ओरिएंटेड वाइल अनटिल इज टाइम ओरिएंटेड। ये जनरली एक्शन, काम, जो काम होता है उस पे जनरली उसके लिए यूज होगा, और अनलेस जो होगा वो टाइम ओरिएंटेड है, टाइम के लिए यूज होता है। आई मीन अनटिल जो होता है टाइम के लिए यूज होगा, अनलेस जो होगा एक्शन ओरिएंटेड है। और रिमेंबर, डू नॉट यूज द वर्ड्स नेवर, नॉट, नो विद द क्लॉज कंटेनिंग अनटिल एंड अनलेस वर्ड्स। तो क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव वर्ड्स हैं तो इसके साथ नॉट, नेवर ये सब यूज नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे द फादर आस्क्ड हिज डॉटर टू वेट अंटिल ही रिटर्न। पापा ने अपने बेटी को क्या कहा कि जब तक मैं ना लौटूं तब तक इंतजार करना, ठीक है। तो यह क्या था? अंटिल क्या था? टाइम ओरिएंटेड था, क्योंकि पापा ने बोला जब तक मैं ना लौटूं, तो टाइम के लिए उन्होंने जनरली यूज किया। अनलेस द एम्प्लॉय वर्क्स हार्ड द कंपनी विल नॉट प्रोग्रेस। अगर जब तक एम्प्लॉय मेहनत नहीं करेंगे तब तक कंपनी का कुछ नहीं हो सकता। ये एक्शन ओरिएंटेड है, जब तक कोई काम नहीं करेगा तब तक बढ़िया नहीं होगा कंपनी का। तो ये आपको समझ आ गया अनटिल और अनलेस में मेन डिफरेंस। अगले पड़ाव पे चलते हैं प्यारे मित्रों। अगला पड़ाव क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है ऑलवेज यूज द करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शंस लाइक नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो करेक्ट पेयर ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना अति अनिवार्य है। जैसे कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आना चाहिए, तो बट ऑल्सो ही आना चाहिए। इसके बजाय अगर कुछ और यूज करते हैं तो मीनिंग आपका प्रॉपर नहीं आ पाएगा, ठीक है। जैसे कि हार्डली, व्हेन और बिफोर। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर समझने की कोशिश करिए। जैसे कि नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज स्पीच देन द ऑडियंस अपलॉडेड, ठीक है। तो नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज स्पीच देन द ऑडियंस अपलॉडेड। जैसे ही, इसका मतलब एक तरीके से यह होता है कि जैसे ही उसने अपने स्पीच खत्म किया, उस मतलब तुरंत उसके बाद जो ऑडियंस थे, दर्शक थे, उन्होंने क्या किया कि अपलॉज करना शुरू कर दिया, ताली बजाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द थीफ नॉट ओनली स्टोल ज्वेल्स बट ऑल्सो टुक। मतलब उसने चुराया ही नहीं और भी कुछ ले गए होंगे। सेंटेंस मिस हो गया गाइस। चलिए अगले रूल पे आते हैं। द कंजंक्शन डाउट और डाउटफुल इज फॉलोड बाय दैट इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डाउट या डाउटफुल में हमेशा क्या होता है? डाउटफुल, डाउट और डाउटफुल में के बाद जरूर दैट आना चाहिए। जनरली नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव आपको पता है जिसमें नॉट आता है, इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है, वैसे सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। वेयर एज इन एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंसेस के लिए क्या होता है? या हमेशा इसके बाद या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। दोबारा सुनो, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होगा कि डाउट या डाउटफुल एक ऐसा वर्ड है, उसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए? दैट आना चाहिए, ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में। बट एफर्मेटिव, पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस में हमेशा उसके बाद क्या आना चाहिए? इफ आना चाहिए या वेदर आना चाहिए। देखो, ही डाउट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, दिख गया आपको, इफ ही कैन कम टू ड्रॉप यू। तो जैसे ही डाउट आया तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो इफ यूज हुआ, आई डोंट नेगेटिव सेंटेंस हुआ, डाउट दैट यूज हो गया, ठीक है। सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग चलो, तुम्हारा मार्क्स कोई हर नहीं सकता, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस जनरली फ्रेम कर सकते हैं और स्पॉटिंग एरर में गलतियां पता कर सकते हैं। रूल नंबर 8 करता है द कंजंक्शन फ्रॉम इज फॉलोड बाय टू एंड बिटवीन
देखो कंजंक्शन फ्रॉम जो है ना वो हमेशा टू के द्वारा फॉलो होता है, उसके बाद हमेशा टू आता है कंजंक्शन के केस में। मतलब कंजंक्शन में जैसे सेंटेंस में जब फ्रेम होता है, तो जब दो सेंटेंसेस को जब हम फ्रेम करते हैं, दो वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, उसके केस में बात कर रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, ही कीप्स प्लेइंग। अच्छा, इट इज डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। ओह, इसमें रूल थोड़ा सा वो हो गया है, एक सेकेंड गाइस। ही कीप्स प्लेइंग द गिटार फ्रॉम मॉर्निंग टू। देखो अच्छा यहाँ पे आ गया फ्रॉम मॉर्निंग टू। अब समझ आ गया कि फ्रॉम के साथ हम टू कब यूज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा फ्रॉम के साथ हमेशा टू जरूर फॉलो करेगा। ये है, ये बिटवीन का होता है कि दो के लिए जनरली यूज करते हैं, जैसे दो पीपल हैं, दो एनिमल्स हैं, उसके लिए बिटवीन यूज करिए। क्लियर है गाइस? बताइएगा जरूर, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में, बड़ी खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। राइट गाइस, आई एम जस्ट लेबरिंग हार्ड फॉर यू गाइस ओनली, सो मेक श्योर आप मेरे को ट्रबल करो, मुझे खुशी होगी गाइस। अगला रूल कहता है व्हेन मोर देन टू पर्संस और थिंग्स आर इन्वॉल्व देन नन ऑफ या वन ऑफ इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नीदर या ईदर। क्या होता है जब मोर देन टू पर्संस हैं, जब देखो दो के लिए क्या यूज कर सकते हो, नीदर नॉर ईदर और कर देते हो ना, या ईदर या नीदर कर देते हो, बट इससे अधिक जैसे होगा तो नन ऑफ यूज करना है या वन ऑफ यूज करना है। देखिए वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब ऑब्वियस सी बात है दो से अधिक है, एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज कंप्लेन्ड अबाउट द मैनेजर, ठीक है, दो से अधिक। नन ऑफ द एम्प्लॉइज कंप्लेन्ड रिगार्डिंग द थेफ्ट, तो इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, इट विल बी करेक्ट। ओके, चलिए अगले पड़ाव पे आते हैं। अगला पड़ाव कहता है कि द कंजंक्शन rather other is followed by than, कंजंक्शन rather और other के बाद than आता है। आपको बता दूं कि कंजंक्शन rather और than, rather और other के बाद हमेशा than आता है। rather और than के बाद हमेशा than आएगा, मतलब it will be followed by than। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, I have no other option than to go back to school, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय स्कूल जाने के। तो देखेंगे आप अदर के बाद जरूर देन आता है, मतलब ऑब्जेक्ट भी आता है उसके बाद, या कोई ऐसा वर्ड आएगा जो सेंटेंस उनके बीच में आ सकता है। ही वुड रैदर गिव मी अ कार देन अ नेकलेस, ठीक है। ओह, यहाँ पे लड़की कह रही है ये मुझे कार देगा नेकलेस के बजाय। ओह माय गॉड, आई एम प्रीटी एक्साइटेड। Okay guys, so I hope you understood it well. So we have the next the ascent. So guys, कैसा लगा आपको कंजंक्शंस का ये क्लास, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, मुझे खुशी होगी आपको आपके कमेंट को पढ़ के। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आप जरूर मेरे से पूछिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपको हेल्प करने में। आप जरूर अपने एग्जामिनेशन में सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। और एक चीज़ आपको बताऊं, जरूर बता दूं, जाते जाते एक चीज़ बता दूं आपको, अगर सीखना है अंग्रेजी तो फॉलो अंग्रेजी गुरुजी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।